तो हेलो मेरे यारो, आई एम सुप्रीम के अमेजिंग एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो इस बार जो हमारे न्यू मेंबर हैं वह है विष्णु वर्धन। तो आपका न्यू मेंबर के तौर पे स्वागत है और साथ ही जितने भाइयों ने रिज्वाइन कर अपने इस चैनल को सपोर्ट दिया उन सभी का वेरी वेरी थैंक्स। और सबसे पहले मैं रिंकू भाई से थोड़ा सा माफ़ी मांगना चाहूँगा क्योंकि मैंने बोला था कि मैं टाइमली अपलोड करूँगा, बट मेरे एग्ज़ाम्स के वजह से मैं अपलोड नहीं कर पाया। इसके लिए रियली रियली आई एम सॉरी, क्योंकि भाई मेरे जो एग्ज़ाम्स के टॉपिक्स थे वो मुझे याद ही नहीं हो पा रहे थे। मैंने सोचा था कि जल्द याद हो जाएंगे तो फिर टाइम बचेगा तो रिकॉर्ड कर लूँगा और एडिटर को भेज दूँगा, बट उसका रिकॉर्डिंग नहीं भेज पाया। इसकी वजह से मैं अपलोड नहीं कर पाया। जो स्टोरीज़ अपलोड हुए हैं जिसमें आपने अपने मीठे-मीठे कमेंट्स किए हैं, वो एडिटर को दिए हुए थे एडवांस में वॉइस, जिसकी वजह से उसने एडिट करके दिए थे, तो मैंने बस अपलोड में लगा दिए थे। और इसकी रिकॉर्डिंग मैं आज कर पा रहा हूँ, तो आज ही एडिट करके जितना जल्दी हो सके अपलोड कर दूँगा। तो जैसा कि हम सभी लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था कि होली रीजन के जो जू यान थे, वह लॉर्ड यी चेंग से बात करते हुए बता रहे थे कि एक सील जो है वह अपने आप ही टूट चुकी है और किसने तोड़ा है मालूम नहीं। यह सुनकर वह हैरान होते हुए कहा था कि व्हाट, सील अपने आप टूट गई? और वह इस बातों को समझने के बाद वह हंसते हुए कहता है कि लगता है हेवन हमारे साइड है। और वह उनसे बोल रहा होता है कि सच कहूँ तो हम जिस सील को तोड़ने के लिए काम पर लगे हुए हैं उसमें थोड़ी सी तेजी हुई है। मुझे डर है कि कभी भी यह सील किसी भी दिन टूट सकता है। यह सुनकर जुयान कहते हैं, क्या सचमुच में? तो आप कह रहे हैं कि 7 ड्रैगन सील्स में से अब हमारे पास तोड़ने के लिए केवल एक और अंतिम शेष सील बचा है, उसके बाद सारे सील्स ओपन हो जाएँगे। तो ये सुन वह कहता है, हाँ बिल्कुल। और फिर हम देखते हैं कि वो लोग अंदर गुफा की ओर देख रहे होते हैं और वह जो है यी चैंग वो कह रहा होता है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यहाँ जो सील की कोर है उसे सप्रेस करने के लिए जो आर्टिफैक्ट्स इस्तेमाल किए गए हैं वह ज़रूर ही ड्रैगन के फिंगर्स हैं। उस समय में इस फॉर्मेशन को लगाने वाला व्यक्ति के पास आखिरकार अविश्वसनीय रूप से कल्टीवेशन पावर रही होगी, तभी तो वह 7 ड्रैगन्स के हिडन ट्रेजर्स को यहाँ पर इस तरीके से एकत्र करने में सक्षम हो पाया और इनका इस्तेमाल कर पाया सील लगाने में। यह सुनकर वह कहते हैं जुयान की, हाँ बिल्कुल, इस सील की कारीगरी को देखकर आश्चर्य तो होता है। इसे केवल यह अनुमान लगाया जा सकता है कि इस अर्थ वेंस में किस प्रकार के अस्तित्व समाहित है, इस धरती पर कितने पावरफुल लोग हैं। तो फिर यह सुनकर फिर से वह मुछड़ जो है ये चेंग वो कहता है, क्या लॉर्ड जू यान को इस बात का डर नहीं है कि अगर हम ये सारे सील्स ओपन कर देते हैं उसके बाद इसके अंदर से कोई डिमन रिलीज हो जाए तो? ये सुनकर वह कहता है कि मैंने इसके बारे में सोचा था, लेकिन कौन साला इतना सोचेगा यार, वैसे भी बहुत समय बीत चुके हैं, इतने युगों के बाद कोई डिमन अंदर सील भी होगा तो तुम्हें लगता है वह अभी तक जीवित भी होगा? इसकी संभावना बहुत कम है। इसके अलावा एशियन ग्रंथों में जो चीज़ें दर्ज की गई हैं, वो विभिन्न प्रकार की स्थितियाँ हैं। इस तरीके से मेल खाती हैं, लेकिन मेरा संभावना बहुत अधिक है कि इसके अंदर जो लोगों को सील किया गया होगा, उसे अधमरा करके किया गया होगा और जिस बंदे ने किया होगा, वह ज़रूर एक गॉड रियलम का होगा और इसके मिस्ट्रीज़ हमें इसके अंदर से मिल सकते हैं, गॉड रियलम्स के। तो इसके लिए इतना सा तो रिस्क उठाना बनता है। तो ये सुनकर मोटा गेंडा हैंग यूहन कहता है कि क्या गॉड रियलम इतिहास भर में अनेक एक्सपर्ट्सों के द्वारा यह लक्ष्य प्राप्त करने की कोशिश रही है। क्या यह सचमुच में एग्जिस्ट भी करता है? ये सुनकर कहते हैं कि बिल्कुल, कम से कम एक ट्रू ड्रैगन निस्संदेह ही 7 टियर के कल्टीवेटरों के तौर पर 10 टियर के कल्टीवेटरों के तौर पर गिने जा सकते हैं। उनकी शक्तियों को देखने के बाद क्या आप नहीं कह सकते हैं कि मौजूदा इस कॉन्टिनेंट में ड्रैगन के पावर्स ज़रूर ही गॉड रियलम पर मौजूद होंगे? आखिरकार उसके जो हिडन ट्रेजर्स हैं, उनकी ताकत ही इतना प्रमाण देने के लिए काफ़ी है। तो ये सुनकर वह उस मुचड़ की ओर देखते हुए कहता है, हाँ, क्या सचमुच में ये सही कह रहा है? और यह कहकर हँस रहा होता है, मानो जैसे इसे गलत साबित करना चाह रहा हो। तो फिर से यहाँ पर जुयांग कहते हैं कि मैं आप सभी को अपना कठिन काम करने के लिए जारी रखने को कहता हूँ और इस जगह को छोड़कर जा रहा हूँ। इसलिए आप लोगों को मैं दोबारा फिर परेशान नहीं करूँगा, आप अपने काम में लगे रहें। तो ये सुनकर वह बंदे कहते हैं, हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। और उड़ते हुए मतलब कि वहाँ पर से चले जाते हैं होली रीजन के जुयान और बाकी ये बंदे यहाँ पर खड़े होकर उन्हें जाते हुए देख रहे होते हैं। और यहाँ मोटा गेंडा हँसना चालू कर देता है अचानक से। तो ये मुच्छड़ कहता है, हैंग युआन, हमारा युग आने वाला है, मतलब हमारा दौर, हमारा समय। तो ये सुनकर गेंडा बहुत ही गेंडे की तरह हंसते हुए कहता है कि इस सील के आकार और एशियंट स्क्रिप्चर्स को देखने के बाद अनेक विवरणों को देखते हुए नीचे जो सील किया गया है वह एक डीमन है, डीमन लॉर्ड डीजिया है। उसकी रियल बॉडी यहाँ पर सील है, जो कि वो डीमन अपनी अपनी बॉडीज को खोजले बोल रहे हैं ना कि मेरा एक टुकड़ा यहाँ, एक टुकड़ा वहाँ है। और ये हंसते हुए कह रहा होता है, इस बार दुनिया सचमुच में बदलने वाली है। तो मुझे फिर से कहता है, एक बार जब डीमन लॉर्ड का असली बॉडी रिलीज हो जाएगा और आप अपनी शक्तियों को पुनः प्राप्त कर लेंगे, तो हम यहाँ पर जो सी ऑफ सॉल फॉर्मेशन है इसके अंदर जाने वाले पहले प्रवेशक बनेंगे और उस गद्दार खलनायक लू कोंगजी को चूर चूर कर देंगे। और लू कोंगजी कौन है, तुम लोग को मालूम है तो कमेंट्स कर सकते हो। और हम देखते हैं यहाँ पर येसुन गेंडा हंसते हुए कहने लगता है, लू कोंगजी को मारना तो बस एक छोटी सी बात है, यहाँ तक कि सील
सील से जो रिसने वाली थोड़ी थोड़ी डिमोनिक एनर्जी है वह भी मुझे यहाँ पर मेरी बॉडी को ठीक करने में मदद कर रही है। मुझे ठीक होने में मदद करना शुरू कर दिया है उस एनर्जी ने। बस दिक्कत यह है कि यह जो बॉडी है थोड़ी सी घटिया है। जब डीमन लॉर्ड अवेक हो जाएंगे तो मैं एक बेहतर बॉडी की तलाश कर पाऊंगा उनके मदद से। यदि मुझे डीमन लॉर्ड के मार्गदर्शन मिल जाए तो जरा सा भी संकेत उनके द्वारा दिए जाए तो मैं अत्यंत अधिक संभावना है कि मैं अपने इस भौतिक रूप को त्याग करके एक ट्रू डीमन बॉडी को प्राप्त कर सकता हूँ। और ये कहकर जोर जोर से हंस रहा होता है। इनकी हंसी यहाँ पर उस गुफे के उससे बाहर भी आ रही होती है। उसके बाद फिर हमारा सीन शिफ्ट कर दिया जाता है और हमें उस ब्लड गॉड पैलेस को दिखाया जाता है जहाँ पर आवाज़ आ रही होती है, या तो लॉर्ड जियांग है मून सिटी से, हॉलीमून सिटी से, तो आप यहाँ पर आखिरकार क्या कर रहे हैं। और हम देखते हैं इस बात को सुनकर जो जियांग होता है वह कहता है कि आखिरकार ब्लड गॉड आपकी यहाँ पर नो इन हाउ युआन डीमन फॉर्मेशन संपूर्ण जगह को क्यों घेरे हुए है। क्या आपने यहाँ पर अर्थ वेंस में कोई शक्तिशाली उतार चढ़ाव महसूस की है। यह सुन ब्लड गुड कहता है कि मैंने स्वयं यहाँ पर ग्रेट फॉर्मेशन यहाँ पर एक्टिवेट नहीं किया है। मुझे एक कार्रवाई ट्रांसफॉर्मेशन करनी थी जिसकी वजह से मैंने इसे एक्टिवेट कर रखा है। ये सुन वह कहता है कि आपको वह व्यक्ति इतना ज़्यादा दिक्कत किया है कि आपने इस तरीके के सील जो लगाया वह मिल गया जिसकी आप तलाश कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये सुन वह कहता है कि वह व्यक्ति संभव छिपने में बहुत ही ज़्यादा मास्टर रही है क्योंकि उसने एक अपना हिडन एरिया ढूंढ लिया है छुपने के लिए जहाँ मैं तलाश नहीं कर पा रहा हूँ। मैं लगभग सभी को एक्टिवेट कर दिया है लेकिन कोई भी खबर अभी तक नहीं मिली है। मगर जब तक वह व्यक्ति इस कब्रिस्तान में मौजूद है अंततः वह मेरी हथेली में आ ही जाएगा, मुझसे बचकर नहीं निकल पाएगा। तो यह सुनकर रेडमून सिटी का जियांग वांग कहता है कि मुझे इस बात की बहुत ही ज़्यादा जिज्ञासा हो रही है कि वास्तव में किसने आपको मतलब कि खुद ब्लड गॉड को इतना ज़्यादा गुस्सा दिला दिया है और वह इतने विशाल फॉर्मेशन को बिछा चुके हैं, उन्हें उकसाने के लिए मजबूर कर चुका है। लेकिन अंततः यह आपके सेक्ट का पर्सनल मामला है, क्या हुआ है क्या नहीं जिसके वो आप खोज रहे हैं। मुझे इसमें हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। हालांकि यहाँ पर जो अर्थ वेंस है उनके सील्स के अंदर बहुत ही ज़्यादा बड़ा उतार चढ़ाव पाया गया है। वह आपको मेरे लिए इसका कारण पता लगाना होगा, आखिरकार क्यों ऐसा हो रहा है। तो यह सुनकर ब्लड गॉड कहता है कि क्या अर्थ वेन के सील्स में उतार चढ़ाव, भला इसने किसी मतलब इस कांड को किसने कर दिया, कौन है जो उसे हिला सकता है इस तरीके से। और वह उससे पूछता भी है कि किसी ने पश्चिम के एरिया में 9000 मील दूर एनर्जी के उतार चढ़ाव को महसूस तो किया था, लेकिन मुझे नहीं पता है कि वह अर्थ वेंस के भीतर के अंदर सील से जुड़ा हुआ है या फिर नहीं। तो यह सुनकर यह रेडमून सिटी का कहता है अच्छा ऐसा है, तो मेरे लिए तुम्हें यहाँ पर निगरानी रखनी होगी। यदि कोई अजीब चीज़ तुम्हें नज़र आती है तो तुम्हें तुरंत ही इसके बारे में सूचना मुझे देना है। इस कब्रिस्तान में अशांति फैलने की संभावनाएं बढ़ रही हैं। अगर मेरी भविष्यवाणी सही है तो जल्द ही यहाँ पर कुछ प्रमुख हस्तियाँ आने वाली हैं आपसे मिलने के लिए। तो ये सुनकर वो कहता है कि क्या मेजर फोर्सेस प्रमुख हस्तियाँ, क्या यह ब्लू आइस ब्लू स्नो होली सिटी हो सकती है। तो ये सुन कहता है कि जब तक तुम इस चीज़ के बारे में सोचते हो समझते हो यह आपका विषय है। आपका जो यहाँ पर इस कब्रिस्तान में मुख्य कार्य है वह है अर्थ वेंस के सील्स में होने वाले उतार चढ़ाव की सूचना मुझे देना, किसी भी असामान्य स्थिति की निगरानी करना। जिस व्यक्ति को आप ढूंढ रहे हैं वह तुम्हारा सेकेंडरी प्रायोरिटी होनी चाहिए। पहला प्राथमिक कार्य तुम्हारा मेरा होना चाहिए जो मैं तुम्हें सौंप के जा रहा हूँ। यह सुनकर उसके सामने तो झुकता है लेकिन मन में गाली देता है, क्या मेरा काम सेकेंडरी काम है, तेरी मैया की ईटा बीटा थीटा लीटा बड़का ईंटा। और वह कहता है कि ठीक है लॉर्ड जियांग, जैसा आप कहें निश्चिंत रहें, पूरे कब्रिस्तान की निगरानी जो है वह मेरे मुझ पर छोड़ दें, मैं इसकी निगरानी कर लूँगा। तो ये सुनकर वह कहता है अच्छा ठीक है, तो ये बढ़िया बात है, गुड। और ये कहकर वहाँ से गायब हो जाता है। और फिर थोड़ी देर बाद हमें दूसरे एरिया का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये किसी और बढ़ते हुए कह रहा होता है, यह लगभग यहीं एरिया के आसपास होनी चाहिए। और फिर वह एक जगह पर रुकता है, इधर उधर देखते हुए कहता है कि हालांकि मेरे जो यहाँ पर छोटी सी बेचैनी महसूस कर पा रहा हूँ, लेकिन क्या मैं सही रास्ते में हूँ, मुझे यहाँ समझ में नहीं आ रहा है, लगता है मुझे किसी से ठीक तरीके से पूछ लेना चाहिए। और तभी वो अचानक वहीं पर रुकता है और अपनी एनर्जी को रिलीज करता है और कहता है कि कौन है भाई, यहाँ से जल्द दफा हो जाओ, मेरे सामने आओ या फिर भाग जाओ। और फिर हम देखते हैं तभी वहाँ पर एक अचानक से पोर्टल ओपन होने लगता है। इस बंदे को अजीब फील हुआ होता है कि कोई पीछा कर रहा है या फिर कोई मेरे साथ-साथ चल रहा है स्पेस में। तभी हम देखते हैं वहाँ जो पोर्टल ओपन हुई होती है, उसके अंदर से निकलता है डीमन लॉर्ड डिजिया। और वह माथा को हिलाते हुए कह रहा था, अरे यार माफ़ करना, ये कौन-सी जगह पे मैं आ गया यार? यहाँ पे डेमोनिक एनर्जी का सोर्स जो है मुझे पता नहीं चल रहा है किधर है। मुझे तो यहाँ पर एंट्री गेट मिल ही नहीं रहा है, किससे पूछूँ? और हम देखते हैं उसे देखकर ये थोड़ा-सा परेशानी महसूस करता है और कहता है कि ओए!
आखिरकार क्या तुम लोग सुप्रीम गेट सेक्ट के लोग नहीं हो, उसके हेड न्यू जिंग हो ना तुम? आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम लोगों की यहाँ पर एंट्री कैसे हुई? तो ये सुनकर हम देखते हैं जिस सेक्ट के बारे में बात कर रहा है उसका यहाँ पर हेड ये कहने लगता है कि तुम कौन हो? अपने स्वामी को देखते ही तुम्हें तुरंत ही घुटने टेक देने चाहिए, उनके आदेशों का पालन करो। आखिरकार तुम कर क्या रहे हो? तो हम देखते हैं उसे इस तरीके से बात करते हुए देखकर ये कहता है, हैं? ये क्या अजीब चीज़ मैं देख रहा हूँ? इसके अंदर इतनी हिम्मत कि ये मुझसे इस तरीके से बात करे? और वो चिल्लाते हुए कहता है कि न्यू जिंग, क्या तुम मुझे यहाँ समझ नहीं पा रहे हो, पहचान नहीं पा रहे हो? क्या तुम बेवकूफ़ हो चुके हो? तुम सचमुच में पागल हो गए हो। मैं रेड मून सिटी से जियांग हूँ। तो हम देखते हैं सुनकर डीजिया कहता है कि क्या रेड मून सिटी? अच्छा, तो ईस्टर्न एरिया का सबसे पावरफुल शक्ति वाला व्यक्ति कौन है? या उन हस्तियों में से आता है क्या? और वह तुरंत ही पलक झपकते से सामने पहुंच जाता है और इससे हंसते हुए कहता है कि तो फिर तो तुमको काफ़ी ज़्यादा जानकारी भी होगा ना यार। मैं तुमसे यहाँ पर डिमोनिक एनर्जी के सोर्स के बारे में पूछ सकता हूँ, तुम अब मुझे इसके बारे में बता दो। या मत कहना कि तुम्हें पता नहीं है, वरना मैं सचमुच में गुस्सा हो जाऊँगा। और हम देखते हैं इसे इस तरीके से बातें करते हुए देख उसके पीछे का एक और बंदा कहता है, रेड मून सिटी से है ये, वहीं से है लॉर्ड। मैं यहाँ पर जानता हूँ कि हमारे होली रीजन की दृष्टि में ये लोग मेरे हमारे यहाँ के अधीनस्थ हैं, मतलब हमारे नीचे ही आते हैं, लेकिन हमारा आदेशों का पालन करते हैं। मास्टर ने आपको यहाँ पर आदेश दिया है, तो आपको यहाँ पर उन्हें गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए, सभी सवालों के जवाब दो। जियान, तो हम देखते हैं सुनकर वो कहता है, क्या होली रीजन का एक यहाँ पर इन्फ्लुएंसर क्या कर रहा है? मतलब कि उनका एक मतलब कि न्यूज़ को लाने लेगने वाला और कुछ चीज़ों के बारे में पता लगाने वाला। और वह कहता है कि कुछ दिन पहले रेडमून सिटी से यह संदेश मिला था कि ईस्टर्न एरिया में एक होली रीजन का जो साथी है, सेवक है, वह रहस्यमय तरीके से गायब हो चुका है। क्या वह तुम हो सकते हो? और हम देखते हैं फिर वह सामने की ओर डीजे की ओर देखता है, कहता है, आखिरकार तुम हो कौन बे? तुम कर क्या रहे हो? क्या तुम यहाँ पर पागल हो चुके हो? तुम्हें क्या होली रीजन के लोगों पर जादू टोना करने की हिम्मत कहाँ से आ रही है? क्या तुम सचमुच में हेवन की ऊंचाइयों को भूल चुके हो? अपनी औकात से बाहर जा रहे हो? तो ये सुनकर यह डीजे हंसते हुए कहता है कि आप मुझे डीजिया कह सकते हैं, वैसे सर्वेंट्स। तो हम देखते हैं पीछे से बंदे एक्टिवेट होते हुए कहते हैं कि यस लॉर्ड। और सभी लोग यहाँ पर तेजी से एक्टिवेट हो चुके होते हैं और वह इसके ओर फिंगर डॉट करते हुए कहता है कि कैप्चर करो इस बंदे को, पकड़ लो, इसकी गुद्दी सुझानी है। और इसके इसी सीन के साथ यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट होता है, बट इसमें नेक्स्ट चैप्टर भी आगे मैं ऐड करता हूँ। तो उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि ले तेरी की दे तेरी की धमाकेदार फाइट स्टार्ट हो चुकी होती है और जो यहाँ पर जियांग होता है वो लगातार अकेले ही कई सारे बंदों को निपटाया जा रहा होता है और ये बंदे भी उस पर हमले किए जा रहे होते हैं। वह उनके वेपन्स को तोड़ता है, उन्हें दूर फेंक देता है, एक को मारकर उधर भेजता है, तब तक दूसरा कोई आ जाता है और वो लोग कभी इस ओर से तो उस ओर से चारों ओर से अटैक कर रहे होते हैं। और ये जियांग होता है, वो अकेले उन्हें संभालते जा रहा होता है और उन्हें तोड़ते-फोड़ते जा रहा होता है। बट हम इन बंदों की हालत देखते हैं, इसकी मुँह सूज चुकी होती है, साले के नाक से खून निकल रहे होते हैं, दाँत टूट चुके होते हैं, फिर भी पागलों की तरह हँसते हुए सीधे इसके ऊपर हमला करने के लिए आए जा रहा होता है बेकाबू होकर। तो इन स्थितियों को देखते हुए अपने वह हैंड से एक अटैक चलाता है और उन बंदों को काटने की कोशिश करता है, दूर खदेड़ता है। और उसके हैंड अटैक से भी देखते हैं इनके कई सारे स्वॉर्ड्स जो होते हैं वो भी टूट रहे होते हैं और वे बंदे गिर रहे होते हैं। उन्हें देखकर इस तरीके से लड़ते हुए कहता है कि ये बंदे डैम, उनकी जो कल्टीवेशन है वह बहुत ही लो है, लेकिन इसके बावजूद भी ये पागलों की तरह व्यवहार करते हुए अपनी जान की बिना परवाह किए मुझ पर लगातार हमले किए जा रहे हैं, क्योंकि इनकी चेतना पहले से ही खत्म हो चुकी है, बुद्धि खत्म है और इस संसार में इस तरीके के बंदे चलते फिरते लाश के समान हैं। इनका जीवित रहना है या फिर ना रहना, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। यह कहकर अपने हैंड में किसी तरीके के आर्टिफैक्ट को लाता है और कहता है कि चलो इसके लिए मैं तुम्हें यहाँ पर मुक्त करता हूँ। और वह उस अपने आर्टिफैक्ट को घुमाते हुए इन लोगों के हाथ पैर गर्दन काटना चालू कर देता है और कई सारे स्लेसेस चलाता है और हमें उस वेपन को दिखाया जाता है जो एक बर्दन के बंदे के गर्दन को काटते हुए निकलता है। और यह एक दरअसल पंखे की तरह वेपन होता है और हम देखते हैं आर्टिफैक्ट सीधे इन दो बंदों की ओर होली रीजन वाले और गेट वाले सिटी के लॉर्ड के पास जा रहा होता है। तो ये दोनों बंदे उस वेपन से बचने के लिए थोड़ा-थोड़ा सा साइड होते हैं और तुरंत ही सीधे यहाँ पर इसकी ओर बढ़ जाते हैं और हम देखते हैं कि इसके चंगुल में जो जियांग होता है वो आने ही वाला होता है। बट जियांग तुरंत ही अपने हैंड का इशारा करता है और अपने आर्टिफैक्ट को वापस से अपनी ओर बुलाता है और उसकी साइज़ बड़ी हो चुकी होती है, जिसके नीचे ये दोनों ही दब जाते हैं। न जियांग को पकड़ नहीं पाते हैं और जियांग यहाँ इनसे ब पकड़ते-पकड़ते लास्ट में लकी-लकी बच गया होता है और वहाँ पर होता है और ये बंदे यहाँ पर अपने दाँत पीस रहे होते हैं और यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं, अपनी एड़ी चोटी का जोड़ लगा रहे होते हैं और इस आर्टिफैक्ट से निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं। हालाँकि ये लोग ऐसा करेंगे तो 2 टुकड़े हो जाएँगे इनके। और इनके ऐसी हालत में ऐसे भी आगे बढ़ते हुए देख पागलों की तरह देखकर यह जो जियांग होता है काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुका होता है, इसकी मार-मार के तो काफ़ी बुरी सुझा दी है। और हम देखते हैं कि वह गेट वाला बंदा होता है, वो पूरी जान लगातार कहता है ये, और अपनी मतलब बॉडी के 2 हिस्से कर लेता है और ये होली रीजन वाला भी, और दोनों ही अपने आधे बॉडी के साथ ही लगातार इसे झपट्टे के मारने के लिए इसकी ओर बढ़ जाते हैं। यह देखकर तो वह भी हैरान हो जाता है कि आखिरकार ये क्या है? और हम देखते हैं डीजे जो होता है काफ़ी खुश लग रहा होता है और वह ताली बजाते हुए कहता है कि वाह, वाह! क्या बात है, चलो फॉरगेट, इसे भूल जाओ, रहने दो। तुम लोग यहाँ पर उसका सामना नहीं कर
कर सकते हो। और वहाँ पर अपने किसी मॉन्स्टर को बुलाता है, जो इन दोनों बंदों को अपने हाथ में बने चम्मच से सीधे इनके आर-पार कर कर इन्हें पकड़ कर उठा लेता है। और यहाँ डीजीए कह रहा होता है कि इस फैन फैन स्ट्राइक जो है इनके इसके द्वारा किए हुए इसके ताकत को देखकर लगता है कि यह कम से कम 4 स्टार मार्शल सोवरेन तो ज़रूर ही है। तो मुझे यहाँ पर इसको सँभालने के लिए तुम लोगों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम लोग इसका सामना नहीं कर सकते हो और मुझे बहुत समय से ही इस जैसे ताकतवर सर्वेंट की आवश्यकता थी। मैं इसे पाना ही चाहता था, तो अब इसे मैं सँभालूँगा। और यह कहकर हम देखते हैं कि वह जो सोल डीमन वहाँ अपीयर हुआ होता है, वो अपने बड़े से मुँह को खोल लेता है और होली रीजन के बंदे को खाने जा रहा होता है। तो हम देखते हैं ऐसा करते हुए देखकर ये होली रीजन का बंदा हँसते हुए कहने लगता है, "हे उस्ताद आखिरकार, चलो आखिरकार" और हँसते हुए कहने लगता है, "कितना बड़ा सम्मान है, कितना बड़ा सम्मान है। आखिरकार मेरा जो मिशन है वह कंप्लीट हुआ। मैं अपने मास्टर से जाकर मिलने जा रहा हूँ, उनमें समाहित होने जा रहा हूँ।" और वो ज़ोर-ज़ोर से हँसने लगता है, कहता है, "आखिरकार, आखिरकार मैं अपने स्वामी के साथ एक होने वाला हूँ। हा, 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 हा।" और ये कहकर ज़ोर-ज़ोर से हँसते हुए वह सीधे उस मॉन्स्टर के मुँह के अंदर चला जाता है। वह मॉन्स्टर उसे चबाते हुए खा भी जाता है। तो हम देखते हैं उस तरीके से उस व्यक्ति को खत्म होते हुए देखकर ये जियांग को बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा होता है, उल्टी आ रही होती है और वह मॉन्स्टर जैसे-जैसे निगल रहा होता है, वैसे-वैसे ये सारे फीलिंग्स दिजिया को भी हो रहे होते हैं, मानो जैसे वही है जो इस सभी को खा रहा है। और वह फिर यहाँ पर हँसते हुए कहता है कि मैंने इसे पचा लिया, लेकिन इतनी सी मतलब शक्ति वाले लोग मेरे लिए काफ़ी नहीं है, इतना सा मात्रा बहुत बड़ा मात्रा नहीं है, बहुत ही ज़्यादा कम है, मुझे कुछ बढ़िया खाना है। और वह सामने की ओर देखता है तो हम देखते हैं यहाँ पर इसके बंदे की ऐसी बातें सुनकर जियांग की फट चुकी होती है और वह काँप रहा होता है, कहता है, "यू, तुम यहाँ सचमुच में इंसानों को खाते हो? आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है?" तो हम देखते हैं डिजिया कहता है, "आखिरकार इन जैसे सर्वेंट डिमोनिक एनर्जी देने के अलावा और क्या ही कर सकते हैं? उनका दूसरा काम यही है, आखिर में उन्हें खा लिया जाता है और क्या कर सकते हैं इनके साथ? तो चलो आओ, अब तुम्हारी बारी है।" और यह कहकर अपने हाथ को इसकी ओर बढ़ाने लगता है और ये जियंग समझ चुका होता है कि भाग ले बेटा, वरना तेरी तो ज़िंदगी गई। और वह भागते हुए अपने मन में कहता है, अगर मैं इस बार नहीं भाग पाया तो मेरा जो परिणाम होगा वह मौत से भी बदतर होगा। इसलिए मुझे यहाँ पर किसी तरीके से निकलना होगा, चाहे कितनी भी कीमत मुझे चुकानी पड़े। मुझे इस डिमोनिक मैन के चंगुल में बिल्कुल भी नहीं आना है, यहाँ से भाग निकलना है। और वह अपने हाथों में किसी तरीके के एनर्जी का इस्तेमाल करता है और इसके डिमोनिक हैंड के पहुँचने से पहले ही बहुत ही रफ्तार से स्विंग करके एकदम तेज़ी के साथ निकलता है। और इसकी परछाई को देखकर लग रहा होता है इसने मानो अपनी आर्टिफैक्ट में का सहारा लेकर भागा है कि क्या। और यह एक चमगादड़ सा दिख रहा होता है और यह इतनी रफ्तार से निकल जाता है, यहाँ पर डीजिया को भी समझ में नहीं पाता है और वह कहता है, मेरी शक्ति अभी भी बहुत कमज़ोर है। एक 4 स्टार मार्शल सोवरेन को पकड़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने वाला है मेरे लिए। मुझे अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए थोड़ा-सा समय चाहिए। यह व्यक्ति रेड मून सिटी से हो सकता है। वहाँ वास्तव में मेरी डिमोनिक एनर्जी के सोर्स जो एरिया है, ये अपने उन सील्स वाले एरिया को ही खोज रहा है। वो कहता है कि उस स्थान के बारे में यह जानता होगा। सौभाग्य से मैंने उस पर अपना निशान छोड़ दिया है। मैं उसका पीछा करूँगा और देखूँगा कि आखिरकार यह बचकर कहाँ भागता है। और फिर हमारा सीन वापस से शिफ्ट होता है, जो कि थोड़ी देर बाद ओके होता है, जो वहाँ पर लियन अंदर में वाटर में डुबकी लगा रहा है और उसके बाहर इन बुड्ढों को भेज दिया है। जहाँ पर ये गपशप करते हुए लड़ाई कर रहे होते हैं और जो फायर गर्ल होती है वह कह रही होती है, "क्या मैं तुम्हारे रास्ते में हूँ? फिर से बोलो गंजे कमीने बुड्ढे।" तो हम देख रहते हैं, यह सुनकर वह बुड्ढा कहता है कि मैंने पहले ही कहा था, अगर तुम वहाँ पर गड़बड़-खा करने के लिए बीच में नहीं आती, तो अभी तक मैंने उस छोकरे से अपने सारे खजाने भी ले लिए होते ईज़िली तौर पर। तो फिर फायर गर्ल कहती है कि क्या तुम कह रहे हो कि तुमने खजाने ले लिए होते? अगर वह नहीं होता और मैं यहाँ नहीं आती, तो तुम इस एंट्री गेट को भी ढूँढ पाते। तुम्हें 50 साल लग जाते बुड्ढे, लेकिन फिर भी इस जगह को नहीं खोज पाते। और वो एक-दूसरे के साथ हाथापाई पे उतर चुके होते हैं, एक-दूसरे को धकेल रहे होते हैं, मार रहे होते हैं। बुड्ढा कहता है कि तुम कुतिया, मैं तुम्हें यहाँ पर इतने लंबे समय से बर्दाश्त कर रहा हूँ। सचमुच में बहुत हो गया। आज मैं तुम्हें यहाँ पर मार डालूँगा। तो हम देखते हैं वो कहती है कि क्या कुतिया किसे कहा? तुम्हारी इतनी हिम्मत, चुगलखोर बुड्ढे कहीं के। मैं तुम्हें यहाँ पर मारूँगी और उसके बाद उस लड़के को पकड़कर अपनी अजीब सी उस फायर को वापस अपने हाथों में ले लूँगी। उस हेवनली फायर को अपने पास रख लूँगी। और हम देखते हैं इस फायर गर्ल ने उसके नाक में घुसेड़ रखा होता है उँगली और ये बुड्ढा कह रहा होता है कि 1 मिनट रुक जाओ। यहाँ पर मुझे कुछ सेंस हो रहा है। लगता है कोई आ रहा है बहुत ही तेज़ी तरीके से, लेकिन काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत में। तो फायर गर्ल कहती है, हाँ, जैसे तुझे यह बात मुझे बताने की ज़रूरत थी कि मैं सेंस नहीं कर सकती हूँ। और हम देखते हैं वहाँ पे सुई कटे हुए पतंग की तरह कोई आता है, धूम से गिरता है और यह देखकर ये दोनों ही हैरान होते हैं और उसी ओर की एरिया की ओर देख रहे होते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जिसकी एंट्री होती है वह कोई और नहीं बल्कि वही जियांग होता है। और वह किसी तरीके से खुद को सँभालते हुए उस धुएँ से बाहर निकल रहा होता है और अपने मन में कह रहा होता है, मैंने इतने सालों तक इस कब्रिस्तान की देख-रेख की है और मुझे कभी पता ही नहीं चला कि इस जगह पर ऐसा भी कोई जगह मौजूद है। यह तलवार सी पहाड़, ऐसा लग रहा है मानो यह अभी हाल-फिलहाल में ही यहाँ पर प्रकट हुआ है। मैंने पहले इस जगह को नहीं देखा है। तभी वह सामने की ओर देखता है और कहता है कि वहाँ पर कौन है? तो हम देखते हैं वे लोग भी पूछते हैं, आखिरकार तुम कौन हो? तो फिर हम देखते हैं चलते हुए इनके सामने आते हुए कहता है, मैं रेड मून सिटी से जियांग हूँ।
इस नाम को सुनने के साथ ही दोनों बंदे ग्रीट करते हुए कहते हैं, ऐसा लगता है कि कोई रेड मून सिटी से है, हमें माफ़ कीजिएगा। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर ये अपने मन में कह रहा होता है, अंततः कम से कम 2 तो नॉर्मल लोग मिले जिनकी मुलाकात हुई। ज़्यादातर लोग रेड मून सिटी का नाम सुनते ही सदमे में चले जाते हैं। और ये हमसे कहता है, क्या यह वही गुप्त हिडन एरिया हो सकता है जहाँ से आप लोगों ने सील को तोड़ा है, सील को ओपन किया है? ये सुनकर वे हैरान होते और अपने मन में कहते हैं कि क्या किसी सील के बारे में यह बात कर रहा है? उसका कहने का आखिरकार मतलब क्या है? और ओल्ड मैन जिन कहता है कि आप क्या कहना चाहते हैं? मुझे बताएँगे बढ़िया से? तो यह सुनकर कहता है कि ठीक है, आप लोगों ने सील को ओपन कर दिया है, इस पर मैं कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करूँगा। मैं केवल यह रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो सील को जिस चीज़ ने सील कर रखी थी, ढक रखी थी, आखिरकार वह वस्तु मुझे सौंप दे, वह आर्टिफैक्ट। तो यह सुन फाइव गर्ल कहती है, क्या? आखिरकार तुम किस सील के बारे में बात कर रहे हो और कौन-सा आर्टिफैक्ट? और जिन कहता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो। हमें कुछ भी यहाँ पर से नहीं मिला है, बल्कि हमने अपने अनमोल आर्टिफैक्ट खोए हैं यहाँ पर। ये सुनकर वह कहता है कि आप दोनों काफ़ी ईमानदार दिखते हैं, फिर तुम दोनों के शब्दों में यहाँ पर बेईमानी मुझे क्यों झलक आ रही है? यह कब्रिस्तान कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर तुम लोग आकर शरारत कर सको। ये सुन फायर गर्ल कहती है कि हम बिना किसी कारण के रेड मून सिटी के चंगुल में नहीं फँसना चाहते हैं। और वह उससे कहती है कि हमें यहाँ पर इस जगह को संयोगवश ढूँढ लिया था, इस जगह पर संयोगवश पहुँचे। आप जिस सीलिंग के बारे में बात कर रहे हैं, जिस ऑब्जेक्ट का आप ज़िक्र कर रहे हैं, उसे हमने सचमुच में नहीं लिया है, जब तक कि आप हमें सही तरीके से ना बताएँ कि आखिर वो चीज़ क्या थी। और यहाँ पर ओल्ड मैन जीन कहता है कि क्या आप उस जीवित स्वॉर्ड के बारे में बात कर रहे हैं, उस लाइव स्वॉर्ड के बारे में, लिविंग स्वॉर्ड के बारे में? वह चीज़ अभी भी अंदर है, वह इतनी शक्तिशाली थी कि हम दोनों भी उसके रहते अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर सकते हैं। हे लॉर्ड, यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो आप अंदर जाकर उसे लेने की कोशिश कर सकते हैं। वह तलवार वास्तव में काफ़ी अनमोल आर्टिफैक्ट है। तो ये सुनकर वह कहता है, क्या एक लिविंग आर्टिफैक्ट? क्या बकवास कर रहे हो? यदि तुम यहाँ पर रियल ड्रैगन के हिडन ट्रेजर्स को नहीं सौंपते हो तो मैं तुम दोनों को यहाँ पर मेरे साथ हिडन हेडक्वार्टर में ले जाने के लिए मजबूर हो जाऊँगा। तो हम देखते हैं, सुनकर वह कहता है कि क्या हमें आप यहाँ पर बिना मतलब के हेडक्वार्टर ले जाना चाहते हैं? हमें कुछ मिला ही नहीं है तो फिर हम आपको कैसे सौंप सकते हैं? यह सरासर तो अन्याय है। तो ये सुनकर वह अपने हाथ ठीक करते हुए कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर खजाना सौंपे बिना यहाँ से जा सकते हो? सचमुच में रेड मून सिटी के बातों को तुम्हें लगता है समझ में नहीं आ रहा है, तुम्हें मज़ाक लग रहे हैं? फायर गर्ल कहती है कि हे लॉर्ड, यदि आपको हम पर विश्वास नहीं है तो आप हमारे साथ अंदर जाकर जांच कर सकते हैं। आपकी क्षमताओं के साथ आगे बढ़ने के लिए कोई दिक्कत नहीं होने वाली। यह संभवतः असंभव नहीं है। तो यहाँ पर जिन कहता है, बिल्कुल सही कहा। अगर हम दोनों भी आपके साथ चले जाएँ और खजाने के उस चुराने वाले असली व्यक्ति को पकड़ लें तो फिर आपको वह चीज़ मिल जाएगी। तो ये सुनकर वह कहता है, क्या आपने कहा असली अपराधी? इसका मतलब अंदर में अभी भी कोई और है। वह कौन है और उसकी ताकत की लेवल कौन-सी है? तो हम देखते हैं ये लोगों की आवाज़ इस तक आती है कि शायद वह एक लॉर्ड टियर का मार्शल सुप्रीम है। ये सुनने के साथ ही इसकी मुँह बन जाती है, साला ये लोग सॉवरेन लेवल पर मौजूद है, कह रहे हैं कि इनको रोक के रखा है एक मार्शल सुप्रीम ने। बैठो भाई, बैठो बैठो। अरे हम लोग यहाँ जग मारने आए हैं, घूमने आए हैं यहाँ पर। गरीब की मजबूरी नहीं समझते ये लोग। इसलिए वह गुस्सा हो जाता है और इनका कॉलर पकड़ते हुए, मतलब इसको पंच बनाते हुए कहता है कि डैम, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे पंगा लेने की और बिना मतलब की बातें करने की? क्या तुम दोनों को एहसास भी है कि इस कब्रिस्तान में रेड मून सिटी का शब्द एक शाही फरमान की तरह है? और हम देखते हैं फिर यहाँ पर जिन जो होता है फाइल गर्ल की ओर देख रहा होता है कि यह क्या इशारा देती है। और यहाँ पर यह बंदा बोले जा रहा था, बकवास किए जा रहा होता है सोल्डमैन के गर्दन को पकड़ के। कहता है कि तुम रेड मून सिटी के निर्देशों को, आदेशों का यहाँ पर उल्लंघन करने की हिम्मत कर रहे हो। आपको यहाँ आज जाना ही होगा हेडक्वार्टर मेरे साथ, चाहे तुम जाना चाहो या ना चाहो। तो हम देखते हैं इन्होंने सारे बातें कर ली होती है और दोनों ही यहाँ पर मुस्कुराते हुए ओल्ड मैन यहाँ पर इसके हाथों को पकड़कर मतलब मोड़ने लगता है, इसे हटाते हुए कहता है कि रेड मून सिटी के लवली लॉर्ड, ऐसा लगता है कि आपके पास हमें धमकाने का अधिकार अभी फ़िलहाल तो मौजूद नहीं है। और इन्हें आगे बढ़ते हुए देखो हैरानी से कहता है कि यू तुम क्या कर रहे हो? और यहाँ फायर गर्ल कहती है कि मुझे लगता है कि आपकी जो कल्टीवेशन का लेवल है, वह लगभग हमारे बराबर है। अगर हम लड़ेंगे तो ज़रूर ही आप हमसे यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं जीत पाएँगे ऐसी हालत में, क्योंकि आपकी हालत यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बुरी लग रही है। यह देखकर वो कहता है, रुको, आखिरकार तुम लोग क्या करना चाहते हो? क्या तुम लोग मुझे यहाँ पर मारना चाहते हो? मैं रेड मून सिटी से हूँ, क्या तुम यहाँ पर मुझे मारने की हिम्मत भी करोगे? और हम देखते हैं ये दोनों बंदे ही अटैक कर चुके होते हैं। फायर गर्ल आग की लपटें झेल चुकी होती है। ओल्ड अपना एक मुक्का चला चुका होता है और कहता है कि रेड मून सिटी से भी यहाँ पर कोई दुश्मनी नहीं रखना चाहता है, लेकिन तुमने हमें यहाँ करने के लिए मजबूर किया है। फायर गर्ल कहती है कि तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे कर्मों का परिणाम है, जो तुमने यहाँ पर एक्शन दिखाए हैं। और हम देखते हैं उन दोनों के अटैक के साथ ही यहाँ पर वो बंदा खून की उल्टियाँ करते हुए दूर जाकर गिरता है धड़ाम से। और हम देखते हैं या जहाँ पर जैसे ही गिरने वाला होता है तभी वह हवा में लटक चुका होता है, गिरता नहीं है। और यहाँ पर हम देखते हैं डीजिया की एंट्री हो चुकी होती है, उसने इसके बॉडी को कंट्रोल कर लिया होता है, रोक लिया होता है। और वह कहता है कि देखा मेरे आज्ञाकारी सेवक,
बने रहना कितना बेहतर है, तुम्हें अभी मैंने चोट नहीं लग रही थी। आखिरकार तुम यहाँ से बच निकलने में कामयाब हो गए थे, लेकिन फिर पिटकर मेरे पास वापस आ ही गए ना। यह आदमी वैसे मेरा भागा हुआ गुलाम है, इसे पकड़ने के लिए तुम दोनों का धन्यवाद। और वे दोनों ही हैरानी सी की ओर देख रहे होते हैं आसमान में लटके हुए, और वह कह रहा होता है कि आपकी भी ताकत काफ़ी इम्प्रेसिव है। क्या आपने मेरे सामने आत्मसमर्पण करने के बारे में सोच लिया, अपना विचार कर लिया? तो हम देखते हैं ये सुनने के साथ यहाँ ओल्ड मैन बुड्ढा कहता है, क्या एक गुलाम? तुम किस तरह की बेवकूफ़ी भरी बातें कर रहे हो? एक 4 स्टार मार्शल सोवरेन तुम्हारा गुलाम कैसे हो सकता है? तुरंत अपनी पहचान बताओ, आखिरकार तुम हो कौन और यह बकवास क्यों कर रहे हो? वरना तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। तो यह सुनकर यहाँ पर यह डीजे हँसते हुए कहता है कि तुम्हारी आँखें बता रही हैं कि तुम मुझे यहाँ पर हर हाल में मारना चाहते हो। फिर तुम मुझे यहाँ पर बख्शने की बात क्यों कर रहे हो? इस तरह का दावा नहीं करना चाहिए जब आपकी आँखों में यह चीज़ साफ झलक रही हो। और वह यहाँ पर इस जियांग की बॉडी में कुछ कर रहा होता है, उसके फेस पर हाथ लगाकर अपनी एनर्जी, डिमोनिक एनर्जी डालकर इसे कंट्रोल कर रहा होता है। और वह कहता है कि मुझे तुम्हारी आँखों से यह धूर्तता, मतलब कि कपट, छल, बेईमानी सब कुछ साफ-साफ दिखाई दे रही है। आप इस समय मेरी कमज़ोरी की तलाश कर रहे हैं, और जब भी मैं लापरवाह हूँगा, तुम छुपकर मुझ पर हमला करने की योजना बना रहे हो। ये सारी बातें तुम्हारे मनों में चल रही है। ये सुन बुड्ढा हैरान कहता है कि तो क्या तुम्हें लगता है अगर तुम यहाँ पर कोई अंतर्दृष्टि करता भी हो, भविष्यवाणी बताने वाले भी हो, तो तुम यहाँ पर डेथ से बच पाओगे? बिल्कुल भी नहीं। यह सुनकर वह हँसते हुए कहता है, ओहो! ऐसी बात है। और वह फिर अपने सर्वेंट को छोड़ देता है, उसके ऊपर से हाथ हटाता है, और हम देखते हैं पूरी तरह से डीजिया के कंट्रोल में आ चुका होता है। और डीजिया यहाँ पर कहता है कि मुझे इतना यकीन तो नहीं है, मतलब तो श्योर तो मैं नहीं हूँ जो तुम कह रहे हो कि मैं यहाँ पर बचूँगा नहीं। और यह कहकर वहाँ पर उसने अपने सर्वेंट को छोड़ दिया होता है, और इसका जो सर्वेंट होता है यहाँ पर जियांग, अब यहाँ पर उसके कंट्रोल में आ चुका था। पागलों की तरह हँसते हुए कहता है, एक अटैक चलाते हुए कि अ सिल्वर स्ट्राइक विद द इन्फिनिटी फैन वन स्विंग ऑफ एक्सट्रीम यांग शॉक द हेवन डिस्ट्रक्शन। और इस तरीके के अटैक के साथ यहाँ पर हम उसके फैन को इनके ओर बढ़ते हुए देखते हैं, और इसी सीन के साथ यहाँ पर ये छोटा-सा एपिसोड कंप्लीट होता है। इसीलिए भाई लोग थोड़ा-सा लाइक करो, शेयर करो, सपोर्ट करो। और मैंने एक न्यू स्टोरी स्टार्ट की है जो कि स्कूल ऑर्गेनाइजेशन है, काफ़ी अच्छी स्टोरी है, एक बार जाकर चेकआउट ज़रूर करना।